Objectives of IMF, International Monetary Fund। कोर्स में आपको उन संस्थाओं को पढ़ना है जो कि ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं के नाम से जानी जाती हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और बाद में बना हुआ WTO। WTO नहीं बन सका था, गैट से काम चलाया जा रहा था। बाद में 20वीं शताब्दी के अंत में WTO की स्थापना भी हो गई। इस लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ IMF के बारे में पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसमें के कार्य क्या हैं। थोड़ा सा जानकारी ले लेना अच्छा होगा। इसका परिचय, और परिचय इस तरह से है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक बड़ी समस्या ये है कि भुगतान कैसे करें, और भुगतान अगर आप नहीं कर पाएंगे, कोई आपके पास ऐसी मुद्रा नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे एक दूसरे को भुगतान किया जा सके, तो समस्या बढ़ जाएगी, फिर व्यापार कमजोर पड़ जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ ये था कि सभी देशों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया था, और इसका परिणाम ये हुआ था कि लोगों ने एक दूसरे के साथ जो व्यापार हो रहा था उसको रोक दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में तबाही भी बहुत हुई थी, व्यापार भी रुक गया था और एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया था, और मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में एक तरह की प्रतियोगिता चल रही थी। आयात निर्यात को घटाने बढ़ाने के लिए लोग अपनी मुद्राओं का डिवैल्यूएशन कर रहे थे। एक भारी अस्त व्यस्तता बनी हुई थी। ऐसे में केन्स की सलाह पर बहुत सारे यूरोपीय देशों का और दुनिया के देशों का सम्मेलन बुलाया गया ब्रिटेन वुड्स नाम के स्थान पर, और वहाँ पर इस बात के लिए कोशिश की गई कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़े। ये जो असहयोग पैदा हो गया है देशों के बीच में, ये कम हो, और इसी में प्रपोजल दिया गया कि 3 संस्थाएं बनाई जाएं। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और तीसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किंतु उस समय लोगों की असहमति के कारण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु इस पर सहमति बन गई कि हम लोग IMF स्थापित कर लेंगे और वर्ल्ड बैंक भी स्थापित कर लेंगे, और ये विश्व में आपसी सहयोग को बढ़ाएगा और विकास को गति देगा। The International Monetary Fund, IMF, is an international organization headquartered in Washington DC। Washington DC में इसका कार्यालय है। Consists of 190 countries working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade। अब आप इसके 3 बड़े उद्देश्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो पूरे विश्व में ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड को सुविधा देना। Formed in 1944
at the Bretton Woods Conference primarily by the ideas of Harry Dexter White and जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसको आप जानते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स के बहुत से सिद्धांत आप पढ़ते हैं. It came into formal existence in 1945 with 29 member countries and the goal of restructuring the international payment system. It now plays a central role in the management of balance of payment difficulties and international financial crisis. यहां पर आप इस शब्द को ध्यान से देखें, मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज. बहुत से विकासशील देशों का विकास के क्रम में बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है और इसके कारण उनकी मुद्रा का अवमूल्यन होता चला जाता है. भुगतान संबंधी दिक्कतें पैदा होने लगती हैं. वो सामान तो मंगा लेते हैं लेकिन भुगतान नहीं कर पाते हैं, भुगतान करने में दिक्कतें आती हैं. तो एक देश दूसरे देश का सहयोग करे भुगतान के संदर्भ में खास करके, इसलिए आईएमएफ की स्थापना की गई थी और इस अंतर्राष्ट्रीय कोई जो संकट पैदा होते हैं मुद्रा संबंधी, उसको भी निपटाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी. कंट्रीज कंट्रीब्यूट फंड टू ए पूल थ्रू ए कोटा सिस्टम फ्रॉम विच countries experiencing balance of payment problem can borrow money. As of 2016, the fund had SDR 477 billion. इसमें रिसोर्स कहां से आए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सदस्य देश फंड द्वारा निर्धारित कोटे के बराबर कंट्रीब्यूशन करते हैं और इससे एक बड़ा फंड पैदा हो जाता है, जिससे जिन देशों के सामने समस्या आती है उनकी समस्या को सुलझाने के लिए उधार दिया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित समस्याओं को सुधारने के लिए. द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक IBRD were established in July 1944 together on the basis of Bretton Woods Conference. That is why they are also known as Bretton Woods Twin. इस पर हमने आपको बता दिया कि 1944 में ये एक साथ स्थापित हुए थे और इसलिए उनको जुड़वा बोलते हैं. ये जुड़वा हैं एक साथ, तो ब्रिटेन वुड ट्विन्स के नाम से IMF और वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है. और साथ ही इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द IMF और भारत शुरू से ही इसका सदस्य है. जब ये स्थापित हुआ तभी से इसका सदस्य है. Organization. The IMF is accountable to the governments of its member countries. At the top of its organizational structure is the Board of Governors. Board of Governors consists of one governor and one alternate governor from each member country. The Board of Governors meet once each year at the IMF World Bank annual meetings. 24 of the governors sit on the International Monetary and Financial Committee IMFC and normally meet twice each year. IMF का जो कार्यालय है वो तो आप जानते हैं कि वॉशिंगटन DC में है और इसका कामकाज देखने के लिए सभी देशों से
गवर्नर्स भेजे जाते हैं जो कि इसकी एनुअल मीटिंग में शामिल होकर के निर्णय लेते हैं कि क्या करना है। इसकी एक विशेष कमेटी है IMFC, और जिसमें 24 गवर्नर सेलेक्ट करके साल में 2 बार मिलते हैं IMF से संबंधित समस्याओं या उसके कार्यकलापों को चलाने के लिए। रिसोर्सेस। द प्राइमरी सोर्स ऑफ IMF financial resources is its members quota, which broadly reflects members' relative position in the world economy. पैसा कहाँ से आता है? IMF के पास फंडिंग कहाँ से होती है? फंडिंग के लिए IMF हर देश का कोटा निर्धारित करता है और वो कोटा इस आधार पर होता है कि विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, बड़ी है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और जिसकी छोटी है वो कम कंट्रीब्यूट करता है। In addition, the IMF can borrow temporarily to supplement its quota resources. और जिस तरह से एक बैंक उधार प्राप्त करता है लोगों से या सरकारों से या किसी और सोर्स से, उसी तरह IMF भी अगर फंड की ज़रूरत हो रही है, कमी पड़ रही है और उसे किसी को सहायता देनी है तो वो बोरो कर लेता है। द रिसोर्सेज ऑफ IMF इज़ बिल्ट अप बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर्स। वही कोटे की बात है, जो कोटा जितना होता है सब लोग उसको देते हैं और उसी से फंड क्रिएट होता है। अगेन द सब्सक्रिप्शन कोटा ऑफ ईच मेंबर इज़ डिटरमिन्ड बाय इट्स नेशनल इनकम एंड इट्स कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कोटे के निर्धारण में कि कौन देश कितना देगा, इसको 2 आधारों पर तय किया जाता है। एक तो उसकी राष्ट्रीय आय कितनी है, राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय आय कम है तो छोटी अर्थव्यवस्था है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसका कितना योगदान है या उसका क्या हिस्सा है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और जितना बड़ा व्यापार होगा, कोई अर्थव्यवस्थाएं छोटी होती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा व्यापार करती हैं तो उनकी मुद्रा संबंधी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं और किसी को लोन इसी आधार पर मिलेगा कि उसका कितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी ध्यान रखा जाता है। आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ कोटा, एवरी मेंबर नेशन contributes 25% of its quota in international reserve assets. इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स का मतलब है वो मुद्राएं जैसे डॉलर, पौंड, ये सब, या सोना भी, वो मुद्राएं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिजर्व के रूप में रखी जाती हैं। कोष जिनका देश बनाते हैं, जैसे भारत भी डॉलर जमा करता है, चीन भी डॉलर जमा करता है क्योंकि इसको समय पे काम आ सकता है। एंड द रिमेनिंग 75% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मेंबर्स ओन करेंसी। और जो 25% तो इंटरनेशनल रिजर्व में दिया, सोना भी हो सकता है, कोई विदेशी मुद्रा जिसको स्वीकार किया जाए वो हो सकता है, लेकिन 75% उसे अपनी ही मुद्रा में चुकाने की सुविधा रहती है। द कॉन्ट्रीब्यूशन of first 25% was made originally in terms of gold, but now it is being made in special drawing rights, an international reserve asset created by IMF in 1969. ये जो 25% और 75% का भेद है, 25% आपको इंटरनेशनल रिजर्व में देना पड़ता है और पहले ये गोल्ड में लिया जाता था, लेकिन अब ये SDR में मांगा जाता है, SDR में लोग देते हैं। और SDR क्या चीज़ है?
स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ द्वारा पैदा की गई या कल्पित एक विशेष अधिकार है जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जा सकता है। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। देयर इज ऑल्सो प्रोविज़न टू एनलार्ज द रिसोर्सेज ऑफ द फंड बाई रिजॉर्टिंग टू बोरोइंग, बाई सेलिंग गोल्ड टू द पीपल एंड ऑल्सो बाई रिसीविंग फी फ्रॉम इट्स बोरोइंग मेंबर्स। अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकता है, सोना बेच करके अपना रिसोर्स बढ़ा सकता है, और जो फीस उसे प्राप्त होती है, आईएमएफ जब किसी को लोन देता है तो उसके फीस भी लेता है, ब्याज भी लेता है, और ये फीस या ब्याज बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे आईएमएफ काम करता है, इसलिए ये राशि बड़ी हो जाती है, तो रिसोर्स जनरेट होता है। देयर इज़ प्रोविज़न ऑफ रिवाइजिंग द कोटाज ऑफ मेंबर कंट्रीज इन एवरी 5 ईयर। धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उधार की ज़रूरत होती है, तो आईएमएफ इसकी व्यवस्था करती है, और हर 5 साल पे हर देशों के कोटे में परिवर्तन किया जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता, मामूली परिवर्तन होता है, लेकिन कोटे के घटने बढ़ने से उनके अधिकार बदल जाते हैं। हर 5 साल पर एक बार बदला जाता है उनका कोटा, क्योंकि हर 5 साल में तक उनकी इकॉनमी में चेंज आता रहता है, उनके इंटरनेशनल ट्रेड में चेंज आता रहता है। The latest general increase in quotas as a result of 9th review has enlarged the capital base of the fund, and accordingly the fund could increase the loan assistance extended to its member country. कई बार ये इसको हम लोग कोटा बढ़ा चुके हैं, इससे कोटा बढ़ने से बेस जो फंड है वो बढ़ जाता है, और 9 बार ऐसा हो चुका है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स या एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को जरा समझने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या, एक शब्द आ रहा है, आप देख रहे हैं। The facility was started in 1971 to improve the situation of international liquidity in the world. विश्व की अर्थव्यवस्था का आकार बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, और भुगतान का साधन चाहिए। इंटरनेशनल लिक्विडिटी मतलब अंतर्राष्ट्रीय तरलता, तरलता माने भुगतान का साधन। भुगतान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या तो सोने में होगा या उसी देश की मुद्रा में होगा जिससे व्यापार किया जा रहा है, या कुछ बड़ी करेंसीज हैं जैसे डॉलर हुआ, येन हुआ, ये बड़ी करेंसीज में लोग भुगतान स्वीकार कर लेते हैं। तो विश्व में आकार तो बढ़ता चला जा रहा है व्यापार का, लेकिन ये जो भुगतान के साधन हैं ये बढ़ नहीं रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के साधन बढ़ाने के लिए 1969 में आईएमएफ ने एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात कही, और 1971 में पहली बार इसको बाज़ार में, बाज़ार क्या मतलब देशों को उपलब्ध करा दिया गया, इसका आवंटन हुआ गया। तो एसडीआर एक महत्वपूर्ण चीज़ है। द आईएमएफ इशूज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स नोन एज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर्स ऑल्सो नोन एज पेपर गोल्ड। एसडीआर को एक सोने के बराबर है। सोने, अगर आप किसी देश का भुगतान सोने में कर सकते हैं और वो उसे स्वीकार करता है, अगर आप सोने के बदले उसको एसडीआर देने की बात कहेंगे तो वो भी स्वीकार कर लेगा।
इसको पेपर गोल्ड कहते हैं। अब गोल्ड तो गोल्ड है, पेपर गोल्ड क्या चीज़ है? ये आप एसडीआर कोई ऐसी चीज़ नहीं है रुपए की तरह या कॉइन की तरह कि उसको सरकार ने बनाया है और उसको आपको दे दिया है व्यापार करो, नहीं। आपको अधिकार दिए गए हैं। आपको ये अधिकार दिया गया है कि अगर आप किसी देश का भुगतान करना चाहते हैं तो आप एसडीआर में कर सकते हैं। एसडीआर कहाँ रखा हुआ है? आईएमएफ के खाते में रखा हुआ है। उसमें आपका खाता खुला हुआ है, आपके लिए 50,000 करोड़ रखा हुआ है एसडीआर। आप चाहें तो उस 50,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी राशि तो ऐसे बता रहे हैं आपको, लेकिन एसडीआर हर देश के लिए आईएमएफ तय कर देता है कि आपके पास इतना एसडीआर है। आप इसमें से एसडीआर को खर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन उसका पेमेंट कर सकते हैं और किसी देश को आप दे सकते हैं। वो उस देश के खाते में एसडीआर की मात्रा बढ़ जाएगी, आपके खाते में एसडीआर की मात्रा घट जाएगी। ये जो एसडीआर आप अपने में से निकालेंगे, आपकी जो सीमा है, आपका जो कोटा है, उसमें से निकालेंगे तो आपको आईएमएफ को उसके बदले में ब्याज देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। इस एसडीआर को एक देश दूसरे देश को बेच भी सकता है, उधार भी दे सकता है। तो ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा काम करती है, और इसका बहुत इस्तेमाल है आज की दुनिया में। टोटल एलोकेशन अमाउंट टू अबाउट 204 बिलियन एसडीआर। The value of SDR is decided by 4 currencies, that is US dollar, euro, pound sterling and जापानीज येन। अमेरिका के डॉलर, यूरोपीय देशों में चलने वाला यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन। इन 4 बड़ी मुद्राओं के संदर्भ में इसके मूल्य को तय किया जाता है और फिर सारे देश इन्हीं संबंधों को लेकर के अपनी मुद्रा में यूरो को एसडीआर का मूल्यांकन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ के जो उद्देश्य हैं, मुख्य रूप से जो हमारा भी उद्देश्य है इस लेक्चर का, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ। पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। हमने आपको बताया था कि इसी उद्देश्य की स्थापना के लिए आईएमएफ की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में देशों के बीच में वैमनस्य बढ़ गया था और वो अनेक तरह से एक दूसरे के व्यापार में बाधा कर रहे थे, भुगतान में बाधा कर रहे थे। तो आईएमएफ की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई। दूसरा, टू इंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। आज आप ट्रेड के लिए WTO को जानते हैं, लेकिन बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, अगर कोई देश किसी देश का भुगतान नहीं कर पा रहा है तो उनके बीच में ट्रेड बंद हो जाएगा और इसलिए भुगतान नहीं कर पा रहा। एक अच्छी व्यवस्था है कि ट्रेड बैलेंस हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बैलेंस रहता ही है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखने के लिए ट्रेड बैलेंस भी होना चाहिए। तो आईएमएफ का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि विभिन्न देशों के बीच में जो ट्रेड है और बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये बैलेंस बना रहे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। हमने आपको बताया था कि सारे देश आपस में वैमनस्यता के कारण या प्रतियोगिता के कारण बाधा पैदा कर रहे थे आयात निर्यात में, विदेशी व्यापार में, और साथ ही साथ वो लोग
अपने विनिमय दरों को डिवैल्यूएट करते थे, अपनी मुद्रा को डिवैल्यूएट करते थे। तो एक्सचेंज रेट इनस्टेबिलिटी अगर है, अस्थिरता है, तो व्यापारियों को और आयात निर्यात करने वालों को बड़ा संकट पैदा होता है। तो आईएमएफ का एक उद्देश्य ये था, और इसके लिए आईएमएफ शुरू के दिनों में विनिमय दरों का निर्धारण करता था। अब तो नहीं, अब तो सब जगह फिक्स रेट है, नहीं फ्लोटिंग रेट है, लेकिन पहले आईएमएफ करता था। अगर भारत को अपनी विनिमय दर बदलनी होती थी तो उसको आईएमएफ से परमिशन लेनी पड़ती थी, वहाँ प्रार्थना पत्र डालना पड़ता था और सब देश मिलकर उस पर विचार करते थे कि क्या भारत की एक्सचेंज रेट बदली जाए। भारत ने भी 2 बार अपनी मुद्रा का बड़ा इवैल्यूएशन किया है। तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एक ऑब्जेक्टिव था। टू एलिमिनेट or to minimize exchange restriction by promoting the system of multilateral payment, बहुपक्षीय भुगतान की एक व्यवस्था चालू करके जो रेस्ट्रिक्शन थे एक्सचेंज रेट में, लोग फॉरेन एक्सचेंज पर नियंत्रण तरह तरह के लगाते थे, उसको भी नियंत्रित करना एक ऑब्जेक्टिव था। To grant economic assistance to member countries for eliminating the adverse balance of payment. IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण उपलब्ध कराता था। अब आपको इस चीज़ को जान लेना चाहिए कि ये ऋण जो विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता था, ये टेम्परोरी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका गड़बड़ हो जाए उसके लिए होता था, लेकिन आपके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के कारण, आपकी संरचना की मूलभूत खामियों के कारण अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप ठीक करना चाहें तो उसके लिए ये बहुत सहायता नहीं कर सकता था। उसमें वो अर्थव्यवस्था में सुधार करने की बात करता था। लेकिन भारत जैसा देश है, मान लीजिए, जो कृषि पर निर्भर है और कृषि वस्तुओं का निर्यात करता है, लेकिन सूखा पड़ गया तो आयात तो उसके सब हुए, लेकिन निर्यात करने में वो इस सीज़न में अल्पकाल में सक्षम नहीं है। तो टेम्पररी प्रॉब्लम के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो दिक्कत आ रही है उसको दूर करने का एक ऑब्जेक्टिव आईएमएफ का हुआ करता है, टू मिनिमाइज द इम्बैलेंसेस इन क्वांटम एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ तो होगा ही, लेकिन ये कम से कम समय के लिए हो। अगर आज कोई देश भुगतान नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, कल कर दे, जल्दी कर दे। ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कोशिश करना कि देश दूसरे देशों के भुगतान को बहुत लंबे समय तक न रोकें और उसके कारण कोई वैमनस्यता न पैदा हो, ये ऑब्जेक्टिव्स आईएमएफ के हैं। असेसमेंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, ये नया ऑब्जेक्टिव है। आईएमएफ का मुख्य काम जब तक वो एक्सचेंज रेट का निर्धारण करता था तब तक तो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी थी, लेकिन बाद में फिक्स्ड रेट के बजाय फ्लोटिंग रेट लोगों ने स्वीकार कर लिया, अर्थव्यवस्थाओं ने स्वीकार कर लिया, तो ये काम खत्म हो गया। अब दो तरह की समस्याओं, जो टेम्पररी समस्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, उसको तो वो हल करना जानता है और उधार दे देता है, लेकिन दीर्घकालीन अगर कोई समस्या से गुजर रहा है, मान लीजिए कोई एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है और कृषि पर निर्भर है और उसके पास निर्यात के साधन कृषि पदार्थ ही हैं, तो उसकी समस्या तो दीर्घकालीन है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए आईएमएफ उसको सलाह देगा कि भाई इसको दीर्घकाल में
धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से बदलो तो तुम सफल हो जाओगे अपनी समस्या का समाधान करने में। लेकिन साथ ही अगर तुम्हारी अर्थव्यवस्था की नीतियाँ ऐसी नहीं हैं जो कि पूरे विश्व के लिए अच्छी हैं या तुम्हारे लिए अच्छी हैं, तो तुम्हारी समस्या दूर नहीं हो सकती। तो एक नया काम आईएमएफ को मिल गया और वो है कि अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर नज़र रखना, असेसमेंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, दुनिया के देशों की आर्थिक स्थिति कैसी है और उसमें क्या क्या से परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन से नीतिगत परिवर्तन हो रहे हैं और जो कि विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो उस पर वो नज़र रखता है। मॉनिटरिंग of the macroeconomic and financial policies of its member countries, the IMF sees stability risk and advises on possible adjustment। अभी हमने आपको बताया कि IMF का अब एक ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया के में हो रहे परिवर्तनों पर नज़र रखो और दुनिया के देशों को ऐसी सलाह दो जिससे उनकी समस्या हल हो सके और वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो पेमेंट संबंधी समस्या है उससे मुक्त हो सके। फंक्शंस ऑफ आईएमएफ, अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही कोई भी संस्था अपने फंक्शन करती है। आईएमएफ के बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस हो सकते हैं और उनका वर्णन मिल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आईएमएफ के जो फंक्शन हैं वो 3 हैं। पहला है सर्विलांस, अर्थव्यवस्थाओं पे नज़र रखना। दूसरा लेंडिंग, ज़रूरतमंदों को विदेशी मुद्रा का या मीन्स ऑफ पेमेंट का, एसडीआरएस का उधार देना और उपलब्ध कराना या उसको मैनेज करना। और तीसरा टेक्निकल असिस्टेंस, यानी देशों को इस प्रकार की सहायता देना कि वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्याओं से और विकास की समस्याओं से उभर सकें। तो ये 3 अब आईएमएफ के मुख्य कार्य हैं। सर्विलांस to maintain stability and prevent crisis in the international monetary system. The IMF reviews country policies and national, regional and global economic and financial developments through a formal system known as surveillance. It provides regular assessment of global prospects in its world economic outlook, of financial markets in its global financial stability report, and of public finance development in its fiscal monitor. The IMF advises its 190 member countries, encouraging policies that foster economic stability, reduce vulnerability to economic and financial crisis, and raise living standards. सर्विलांस एक काम है, नज़र रखना। अर्थव्यवस्था दुनिया की, देशों की, क्षेत्रों की आर्थिक नीतियों पर और प्रगति पर निगाह रखना, उससे संबंधित आंकड़ों को जमा करना और उसका अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार करना। तो अपनी 3 महत्वपूर्ण पब्लिकेशन से आईएमएफ दुनिया को ये बताता है कि दुनिया के विभिन्न देश में आर्थिक नीतियाँ क्या चल रही हैं, उनमें किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, फाइनेंशियल चेंजेस, फाइनेंशियल डेवलपमेंट किस प्रकार के हो रहे हैं, फिस्कल डेवलपमेंट किस प्रकार के हो रहे हैं, इन सब का वर्णन उसमें रहता है। ये जो इसकी रिपोर्ट होती है और वो सर्विलांस से इसको प्राप्त करता है।
और इस रिपोर्ट के आधार पर वो अपने 190 सदस्य देशों को इस तरह की नीतियां बनाने की सलाह देता है जो आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकें, आर्थिक और वित्तीय संकटों से अर्थव्यवस्थाओं को बचा सकें और उनका नागरिकों का जीवन स्तर पहले से बेहतर कर सकें। फाइनेंशियल असिस्टेंस इसका दूसरा महत्वपूर्ण काम है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंस टू इट्स मेंबर टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। नेशनल अथॉरिटी डिज़ाइन adjustment programs in close cooperation with IMF that are supported by IMF financing. Continued financial support is conditional on effective implementation of these programs. बहुत से देशों का बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ चलता है, स्थायी रूप से भी चलता है और स्थायी रूप से भी चलता है और अस्थायी रूप से भी चलता है। तो इन दोनों तरह की समस्याओं को सुलझाने की सलाह तो वो देता ही है, लेकिन संसाधन भी उपलब्ध कराता है। और ये इसलिए इसको समय समय पर अर्थव्यवस्थाएं इसके लिए के पास उधार मांगने जाती हैं विदेशी मुद्राओं का विदेशी भुगतान करने के लिए, और ये उपलब्ध कराता है। इसके कई तरीके हैं इसके कई तरीके हैं। Lending, the IMF lends money to nurture the economies of member countries with balance of payment problems instead of lending to fund individual project. IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए ऋण देता है विदेशी मुद्रा का, लेकिन कोई प्रोजेक्ट जो कि विकास से संबंधित हो उसके लिए ऋण देने का काम वर्ल्ड बैंक करता है, आईएमएफ नहीं करता। आईएमएफ केवल मुख्य रूप से बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने से संबंधित कार्यों के लिए ऋण देता है। दिस असिस्टेंस कैन रिप्लेनिश इंटरनेशनल रिजर्व्स, स्टेबलाइज करेंसीज एंड स्ट्रेंथन कंडीशंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इस तरह की सहायता से अर्थव्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, स्थिर होती हैं, करेंसियों के जो एक्सचेंज रेट हैं उनमें उतार चढ़ाव कम होता है। द IMF expects the countries to pay back the loan and the countries must embark on structural adjustment policies monitored by IMF. अगर आप IMF के सदस्य हैं तो IMF आपसे ये उम्मीद करता है कि आप उसकी नीतियों का पालन करें, और अगर आप उसकी नीतियों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके संकट में आपकी सहायता करता है। Lending through the IMF takes two forms. The first is non-concessional interest rates, while other comes with concessional terms. The latter is advanced to countries with low income and bears very low or no interest rates at all. जैसा कि स्पष्ट है, दोनों तरह के ऋण उपलब्ध कराता है। एक पर सामान्य ब्याज की दर लेता है और एक कम ब्याज की दर लेता है। कभी कभी अगर ऐसा लगा कि जो देश को उधार दिया जा रहा है वो ब्याज नहीं दे सकता तो उसकी भी माफ़ी कर देता है, लेकिन सामान्यतया वह बहुत ज़्यादा ब्याज की दर नहीं वसूलता है। लेंडिंग फैसिलिटीज़ कई नामों से दी जाती है, कई उसके टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। तो उसमें एक है द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इज़ यूज टू हेल्प कंट्रीज to address balance of payment difficulties related partly to structural problems that may take longer to correct macroeconomic imbalances.
एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, अगर आपकी अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी होने के कारण से आपको निरंतर बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने की समस्या बनी रहती है, तो उसके लिए लंबे समय के लिए इस तरह के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनको कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। द ट्रेड इंटीग्रेशन मैकेनिज्म, the integration mechanism allows the IMF to provide loans under one of its facilities to a developing countries whose balance of payment is suffering because of multilateral trade liberalization, either because its export earning decline. Lending facilities of IMF बहुत से तरीकों से उधार देता है और अलग देशों को अलग अलग तरीकों से उधार देता है। कुछ नाम इस प्रकार से हैं: SBA, FCL, PLL। SBA यानी स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स। दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प कंट्रीज इन इकोनॉमिक क्राइसिस टू ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। कुछ देशों को वो कह देता है कि अगर आपका संकट आएगा, कोई रहेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम आपको ऋण उपलब्ध करा देंगे। इससे सुविधा हो जाती है देशों को। द फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ फॉर कंट्रीज विथ वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, यानी बहुत आर्थिक व्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था है, पॉलिसीज एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इस व्यवस्था के अंतर्गत अब सबकी अलग अलग शर्तें होती हैं। SBA की शर्त दूसरी होगी, FCL की दूसरी होगी, PLL की दूसरी होगी, लेकिन सबको ऋण देने की अलग अलग देशों के लिए अलग अलग, जैसे एक बैंक अलग अलग लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखता है कि ये क्रेडिट हमारा समय से लौटा देते हैं या नहीं लौटाते हैं, उसी तरह से अर्थव्यवस्थाओं को भी देख करके IMF उधार देता है। और उसी तरह FCL की व्यवस्था उन देशों के लिए होती है जो कि बहुत अच्छे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं होती हैं और जिनका उधार लेने देने चुकाने का रिकॉर्ड अच्छा होता है, उनके लिए इस तरह की इस शर्त पे पैसा दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। द प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, द PLL प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग टू मीट एक्चुअल और पोटेंशियल balance of payment needs of countries with sound policies and is intended to serve as insurance and help resolve crisis। ये व्यवस्था भी उन देशों के लिए है जो कि मजबूत हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिनकी नीतियाँ अच्छी हैं, और इस तरह से उनको भी ये आश्वासन प्राप्त रहता है कि आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऋण ले सकते हैं IMF से। और PLL के अंतर्गत मैंने उनको इंश्योर किया जाता है उनके के लिए उनका कि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम विदेशी मुद्रा को उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरह से कई व्यवस्थाओं के अंतर्गत IMF देशों को आश्वस्त करता है कि हम आपकी सहायता करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंस, ये एक पहला काम था सर्विलांस का, दूसरा काम था ऋण देने का, और तीसरा काम है टेक्निकल यानी तकनीकी सहायता देने का। टेक्निकल असिस्टेंस, इट IMF provides technical assistance and training to help member countries strengthen their capacity to design and implement effective policies। कोई देश है और सारी अर्थव्यवस्था विश्व की चेंज हो रही है, सारे सिस्टम चेंज हो रहे हैं, तो उनको अपनी नीति भी चेंज करनी है। नीतियों को किस तरह से चेंज किया जाए, इसके लिए विशेषज्ञ के रूप में वह देशों की सहायता करता है, उनके अधिकारियों की, उनके कर्मचारियों की ट्रेनिंग करता है कि वो किस प्रकार से एक अच्छा प्लान बनाएं जो कि उनकी सहायता कर सकेगा। टेक्निकल असिस्टेंस इज ऑफर्ड इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग टैक्स पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम सुपरविजन एंड रेगुलेशन, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एंड स्टैटिस्टिक्स। ये विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें तकनीकी सहायता आईएमएफ प्रदान करता है। तकनीकी सहायता का मतलब उनकी ट्रेनिंग करना, उनको जानकारी देना और उनसे एक अच्छी नीति बनवाना, चाहे वो टैक्स से संबंधित हो, टैक्स के प्रशासन से संबंधित हो, एक्सपेंडिचर से संबंधित हो, मौद्रिक समस्याओं से संबंधित हो, बैंक से, फाइनेंशियल सिस्टम से, उस बैंकों का सुपरविज़न और नियमों का निर्माण, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं जिनसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, उसमें सहायता करने का काम आईएमएफ करता है। कॉन्क्लूजन में अब हम क्या कह सकते हैं? हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो झगड़े हुए व्यापार को लेकर के, उसमें एक अच्छी व्यवस्था ये हो सकती थी कि आईएमएफ जैसी संस्थाओं का निर्माण किया जाए। और आईएमएफ निर्मित हो गया। तो आईएमएफ पहले तो बहुत सारे उसका काम थे, लेकिन मुख्य रूप से वो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए काम करता था। बाद में एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जैसी समस्या नहीं रह गई, फ्लोटिंग रेट पर हम लोग चले आए और ऐसे में उसका मुख्य काम बदल गया। सहायता देना उसका काम है बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए, लेकिन अब एक बड़ा काम है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर, विकास के जो क्षेत्र हैं, पूरी विश्व में कई क्षेत्रों में बटा है, उन क्षेत्रों के विकास पर नज़र रखना और ऐसी सलाह देना और ऐसी सुविधा देना जिससे कि अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हों, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या कम से कम हो और जो स्ट्रक्चरल रीज़न है, संरचनात्मक कमजोरियां हैं देशों की, जिनके कारण उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं रहता, उसको दूर करने में, सहायक नीतियों बनाने में सहायता करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।